नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। ये मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई है। जेपी नड्डा से संगठनात्मक मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की है। झारखंड के प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। गोरखपुर में बाजार सजकर तैयार हो चुके हैं। गोरखपुर के गोलघर में जहां बाजारों में चारों तरफ फूलों की महक और आकर्षक कलर लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो वहीं लोग इस तरह की सजावट को खासा पसंद कर रहे हैं। ऐसे में इस बार बाजारों में अलग अलग फूलों की वैरायटी लोगों को खूब भा रही है। लोगों के लिए 2023 को खास बनाने के लिए बाजार पूरी तरीके से तैयार। कई देशों से फूलों को मंगाया गया है। गुलाब के 13 कलर और कॉर्निशन लिली, ऑर्किड, रजनीगंधा, डेजी, जरबेटा और गैलेंडा सहित तमाम फूल ऐसे हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा थाईलैंड का ऑर्किड खासा आकर्षण का केंद्र है। देखिए 20 से 25 तरह के फूल यहाँ लगे हुए हैं और फूल ही एक ऐसा चीज़ है जो मरने से लेके जीने से लेके खुशियाँ तक बिखेरता है। तो हर पल को एक अद्भुत अनुभूति देता है यह, और लोग एक दूसरे को प्यार देते हैं, दुश्मनी देते हैं, गुस्सा देते हैं, नफरत देते हैं। फूल ये सारी चीज़ों को बांट के एक प्लेटफॉर्म पर ला के खड़ा कर देता है। तो बहुत से ऐसे कारण हैं, जैसे बच्चे अपने टीचर्स को विश करते हैं, बॉसेस को विश करते हैं, टीनेजर्स में एक दूसरे को देने की परंपरा रही है इस फूल के माध्यम से। तो ये फूल जो है निकटता लाने का प्रयास करता है और बहुत हद तक कामयाब भी होता है कि दो लोगों की निकटता इस फूल के माध्यम से बहुत दिनों से होती आई है। नया साल है, नई उम्मीदें हैं, नई खुशियां हैं। हमेशा उम्मीद से भरा हुआ नया साल होना चाहिए। हम सब उम्मीद करते हैं कि जितना खुशबूदार फूल हैं, जितनी रंग बिरंगी छटा ये बाजार बिखेरे हुए हैं, इसी तरह से आप सबके जीवन में नए साल में नई छटाएं बिखरें, व्यापारी वर्ग खुश रहे, सभी का महफिल गुलजार रहे और सभी फूलों की तरह महकते और सुंदर छटा बिखेरते रहें। सभी के लिए नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राजधानी लखनऊ में न्यू ईयर की तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। लोग उत्साहित हैं और काफी ज्यादा वहां पर उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग खुश भी नजर आ रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर कैसी हलचल है अनूप? और देखिए पूजा, हम इस वक्त में खड़े हैं क्योंकि हजरतगंज लखनऊ का दिल कहा जाता है। अब यही वजह है कि शाम होते होते यहाँ पर भीड़ लगना शुरू हो चुकी है। तमाम लोग अपने अपने तरीके से जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं और नया साल पूजा हर कोई इच्छा होती है कि नए तरीके से स्टार्ट करें, और वो चाहे भगवान के पास जाकर के या फिर जोश के साथ में, उमंगों के साथ में। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि नए साल की शुरुआत उसकी बेहतर हो, अच्छी हो। अब यही वजह है कि लगातार आप देख सकते हैं कि गंज में भीड़ लगना शुरू हो चुकी है। हर व्यक्ति अपने तरीके से नया साल की शुरुआत करना चाहता है। मैडम, आज कल से नया साल शुरुआत हो जाएगा, आज साल का आखिरी दिन है, किस तरीके से मनाती हैं आप? घूम फिर के सर, नई नई जगह पे घूम फिर के यही एक्सपीरियंस लेते हैं। हजरतगंज में आप आए हैं, बहुत सारी आपने भीड़ भी देखी होगी, तमाम प्रकार के लोग मिलते हैं। नए साल मनाने के लिए सबको इच्छा होती है कि बेहतर मनाएं, अपने अपने ढंग से मनाएं। आप किस तरीके से मना रहे हैं? सर मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ रॉयल कैफे से। अच्छी जगह, उससे अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती, इसलिए हम लोग आज यहाँ हैं सेलिब्रेट करने। और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल सही बात है। और आपको पूजा कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं, क्योंकि हजरतगंज की तस्वीरें अगर देख सकते हैं तो आपको पूरा नजारा आपको मिलेगा किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो आप रास्ता देख सकती हैं, क्योंकि अभी कारों या फिर वाहनों का आना जाना अभी शुरू है। इसके बाद 8 बजे के बाद ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री आवास के पास से जो परिवर्तन चौक है वहां तक का पूरा जो रास्ता है
वो बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद पूरे गंज में सब लोग जश्न मनाते आपको दिखेंगे, तमाम लोग आपको यहाँ पर जश्न मनाते दिखेंगे। निश्चित रूप से पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। पहले से पुलिस ने जो चाक व्यवस्था रखी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से होटलों में अभी तक जो शिकायतें आ रही थी, पुलिस प्रशासन, लखनऊ प्रशासन होटल मालिक के साथ में बैठक करके वहां पर निर्धारित किया है कि जो होटल में कितनी तादाद में लोग रहेंगे। अगर होटल की संख्या निर्धारित है तो उससे ऊपर स्ट्रेंथ ना होने पावे। उसी प्रकार से जो लखनऊ की गंजिंग है, तस्वीरें आपने दिखाई हैं, वाकई खुश कर देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन खुशी के साथ साथ थोड़ी सी एहतियात लोगों को बरतनी होगी, क्योंकि कोविड की आहट भी हो चुकी है। और ऐसे में अलर्ट रहिए, खुश रहिए, जश्न मनाइए, लेकिन सावधानी के साथ। बहुत शुक्रिया अनुभव हमारे साथ जुड़ने के लिए। नए साल मनाने के लिए हजारों की तादाद में पर्यटक मसूरी भी पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ मसूरी के तमाम होटल्स में पर्यटकों ने बुकिंग कर रखी है, तो वहीं सभी गेस्ट हाउस और होम स्टे भी पर्यटकों की भीड़ वहां पर भी देखी जा रही है। माल रोड में पर्यटक मसूरी के मौसम और सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। साल के लिए सभी होटल व्यवसायियों के साथ ही सभी दुकान संचालकों की तैयारियां भी पूरी। नए साल को मनाने के लिए होटल और दुकानों को सजाया गया है, ताकि पर्यटकों को ये दुकानें और होटल्स अपनी तरफ आकर्षित करें। सेल्फ एनालिसिस करेंगे, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक स्टूडेंट लाइफ के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो। तो पहाड़ियों को देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और बस मजे ले रहे हैं। माल रोड में है, काफी क्राउड भी है, अच्छा लग रहा है। हाँ, मस्त वेदर सूट कर रहा है, बहुत मजा आ रहा है। दिल्ली के कंपैरेटिव बहुत ठंड है इधर, रात में बहुत ठंड लगती है, बट इट्स नाइस। मेरा नाम विनीत रस्तोगी है। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? न्यू ईयर प्लानिंग करके आए होंगे यहाँ पे, तो किस तरह का आज एंजॉय करने का आपका इरादा है? मैं मसूरी साल में 2 या 3 बार आता हूँ और 31 पे प्लान करता हूँ कि यहाँ पर आकर एंजॉय करा जाए। माल रोड का जो एंजॉय है वो अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। पूरी रात में फुल ऑफ एंजॉयमेंट के साथ में काफ़ी रश रहता है। मेरे होटल में भी, मैं होटल सिल्वर रॉक में रुका हुआ हूँ, वहाँ भी तो थोड़ा बहुत। मसूरी से विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नए साल की सभी को बधाई दी है। आपको बता दें, मसूरी में बढ़ती पर्यटकों की तादाद को लेकर मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सुबह ही डीएम और एसएसपी से बात की है, जिसमें सभी के स्वागत को समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हमने लगातार डीएम, एसएसपी, वहाँ के स्थानीय वकील के साथ हम बात कर रहे हैं। नए साल के जश्न में कोई हुड़दंग ना हो, उसको भी हमने सुनिश्चित किया है, और आने वाले टूरिस्ट को कोई दिक्कत ना हो, उसको भी हमने सुनिश्चित किया है। सुबह मेरी डीएम से बात हुई है, कल मैं खुद मसूरी में था, कल विंटरनल कार्निवाल का समापन। नए साल के जश्न से पहले हरदोई पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसको लेकर शहर में एसपी राजेश द्विवेदी की मौजूदगी में मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें यूपी 112 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की तमाम रिस्पॉन्सेस को चेक किया गया है। एसपी ने बताया, सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद इंतजाम हैं, साथ ही 500 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। ये आज साल का आखिरी दिन है और जैसा सब जगह मनाया जाता है, यहाँ भी पब्लिक द्वारा साल का अंत और नए साल का जश्न मनाए जाने की उम्मीद है। भीड़ भाड़ सड़कों पे होने की उम्मीद है, जिसके दृष्टिगत अगर कोई समस्या आती है तो हमारी पीआरवी कितने देर में पहुँचती है, यदि कोई घायल होता है तो एम्बुलेंस कितनी देर में पहुँचती है, यदि कहीं आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुँचती है, ये हमने इसका मॉक ट्रायल किया। अभी यहाँ पब्लिक के लोगों द्वारा ही कॉल किया गया था, जिसमें हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अशोक अग्रवाल ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि बिना पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए निकाय चुनाव नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी की मानसिकता शुद्ध है और अपनी खोई जमीन पाने के लिए अनर्गल मुद्दे विपक्ष तलाश रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने एसएलपी माफ कीजिएगा दाखिल कर दी है और सरकार की मंशा साफ है कि बिना पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए निकाय चुनाव नहीं करवाया जाएगा। समाजवादी पार्टी की मानसिकता क्षुब्ध है। ये माननीय न्यायालय का आदेश है। हमारी सरकार ने पुरजोर कोशिश की कि जो हमने आरक्षण के ट्रिपल वो बनाया है उसके तहत लागू हो, लेकिन न्यायालय के आदेश को हमने एसएलपी भी दाखिल कर दी है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है
कि बिना पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिए हम चुनाव नहीं कराएंगे। यूपी सरकार की तरफ से गठित किए गए उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की पहली बैठक आज लखनऊ में हुई। बैठक में आयोग के सदस्यों के बीच में ओबीसी आरक्षण को तय करने के फॉर्मूले पर चर्चा की गई है। जानकारी के मुताबिक सदस्यों में आरक्षण के लिए उचित मापदंडों को अपनाने की सहमति बनी। आयोग के अध्यक्ष रामावतार सिंह ने कहा है कि आरक्षण को लेकर अन्य राज्यों के मॉडल भी देखे जाएंगे। इस कार्य में जो भी जरूरी चीजें शामिल करनी है या फिर पहले छूट गई हैं, उनको भी आयोग संज्ञान में लेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा यूपी में 3 तारीख से प्रवेश कर रही है। सपा के प्रवक्ता अमित जयमई ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पर हमारी एकजुटता, लेकिन आर्थिक कृषि निजीकरण नीतियों में कांग्रेस भाजपा एक जैसे हैं, जिनकी वजह से देश टूट के कगार पर आ गया है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए समाजवादी पार्टी की सॉलिडेरिटी कांग्रेस के साथ है, लेकिन जो अप्रोच बीजेपी आरएसएस को इस देश में सत्ता से हटाने का, इस देश में जो नीतिगत बदलाव है, चाहे आप नव उदारवाद की नीतियां देखिए, चाहे आप कृषि नीति देखिए, चाहे आप विदेश नीति देखिए, चाहे आप इकोनॉमिक पॉलिसीज देखिए, इन सब में बीजेपी में कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। निजीकरण जैसे पिछली सरकारों में कांग्रेस के हो रहा था, उससे ज्यादा निजीकरण का रास्ता कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने निभाकर इस देश के जितने भी पब्लिक सेक्टर थे वहां से आरक्षण खत्म करने का काम किया है। तो समाजवादियों की अप्रोच अपनी अलग है और अप्रोच ये है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। इससे पहले यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह से भी मुलाकात की थी। ओम प्रकाश राजभर का भाजपा से गठबंधन की चर्चा जो है कहीं ना कहीं और ज्यादा तेज हो गई है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। 2022 का लोकसभा चुनाव में तो 1 साल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है। ओम प्रकाश राजभर लगातार मुलाकातों का दौर जारी है, उसी में ओबीसी आरक्षण को लेकर भी सियासत तेज है। आइए इस वक्त हमारे साथ दयाशंकर सिंह हैं, जो कि उनसे ही बातचीत करेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर पहले इनसे मुलाकात किए थे, फिर ब्रजेश पाठक का रुख किए थे। आइए इनसे बातचीत करते हैं। दयाशंकर जी, लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत तेज होती जा रही है, मुलाकातों का दौर जारी है। ओम प्रकाश राजभर पहले आपके आवास पर मुलाकात करते, फिर इसके बाद सीधे ब्रजेश पाठक से मुलाकात। क्या आपको लगता है कि 2022 के चुनाव, 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एक मंच सजेगा गठबंधन का? देखिए, मिलना जुलना तो राजनीति में लगा रहता है, सभी लोग मिलते हैं, पक्ष विपक्ष सब आपस में मिलते हैं। लेकिन जहाँ तक किसी दल को या किसी दल से समझौते की बात है, तो ये हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ये तय होता है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उस पर विचार करता है, क्योंकि हम लोग इस पर जो है विचार करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। और मुझे ये लगता है कि जब भी कोई चुनाव आता है, माननीय अमित शाह जी जो प्रभारी थे, उसके बाद 2017 जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और चाहे 2019 और 2022, आप देखिए लगातार जो है जब भी ये चुनाव आता है तो दूसरे दलों के, सभी दलों के, कोई ऐसा दल बचता नहीं है जिस दलों के लोग माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के विचारधारा से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। और आज हमारा जो पार्टी जो बढ़ रही है उसमें सभी का साथ होता है, और सभी लोग चाहते हैं कि जिस तरह से देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में आज जो है भारत का जो स्वाभिमान जगह है वो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण, आज देखिए G20 का नेतृत्व करने का अवसर भारत को मिल रहा है। जब दो देश आपस में लड़ते हों और वहाँ पर भारत के तिरंगा की लगी गाड़ी पहुँचती है तो युद्ध रुक जाता हो, ऐसा एक विराट व्यक्तित्व का व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है। तो देश से के बारे में सोचने वाले जो राष्ट्रवादी लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल में हों, आज वो नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए भाजपा के साथ आते हैं।
तो इसलिए एक मैं ये कहता हूं कि सैद्धांतिक रूप से वो हम लोग के नज़दीक हैं। और जब वो गए थे समाजवादी पार्टी में, उस समय भी मैंने कहा था कि ये बेमेल गठबंधन है, ये लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है केवल एक चुनाव के तक के लिए था। और हमारे साथ उनके एक वैचारिक नज़दीकी है, क्योंकि जो उनकी सोच है उसके अनुरूप भाजपा में मोदी और योगी काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दयाशंकर सिंह, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता। इनका साफ तौर पे कहना था, देखिए ओम प्रकाश राजभर बेमेल गठबंधन के हिस्सा थे, लगातार नजदीकियां हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की नीति हो या फिर राष्ट्रीय नीति हो, जब भी गठबंधन का सवाल होता है तो राष्ट्रीय नेतृत्व ही फैसला करता है। बाकी समर्थन हमारा पूरा है। कैमरा के साथ में जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। कानपुर में एक और विधायक का नाम सुर्खियों में आ गया है। विनोद चंद्र वर्मा ने भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा और उनके भाई राणा समरेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित का आरोप है कि 3 साल पहले भाजपा विधायक के भाई ने उनकी जमीन हड़पने और फिर एग्रीमेंट के नियम तोड़ते हुए उसको 1 भी रुपए नहीं दिए। पीड़ित अपनी जमीन पाने के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक न्याय की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा विधायक पर यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा विधायक के दबाव में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा समझौते का दबाव बना रही है। मेरा नाम विनोद चंद्र वर्मा है। हमारे घर के बगल में सुजीत कुमार, उसने बिल्डर एग्रीमेंट योजनाबद्ध तरीके से बिल्डर एग्रीमेंट राणा समरेंद्र सिंह और कन्हैया टंडन के साथ कराया। एग्रीमेंट में लिखी 3 चेकें 5 लाख रुपए की टोटल, वो तीनों चेकें बाउंस हो गई। और उसके बाद पहला खंड हमको रहने के लिए 6 महीने बना के देना था। उसकी जगह इन्होंने दुकानें का नक्शा बना हुआ हमको दिखाया। तो मैंने कहा भैया ये तुमको रहने के लिए चाहिए? बोले कि तुम 6ठे खंड में रहना जा करके, लिफ्ट लगा रहे हैं। और इसी बात को लेकर विवाद हुआ, उन्होंने हमको धमकी दी। तो वहीं हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े किए। सुमित्र भुल्लर ने हल्द्वानी में बनभूलपुरा के हजारों लोगों को अतिक्रमण की जद में हटाए जाने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, हम लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और पहले भी सरकार की लापरवाही के चलते ही एक पक्षीय निर्णय आया है। सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करना चाहिए। जो हमारा सीमांकन की बात जो एफिडेविट कोर्ट में दिया गया था सरकार द्वारा कि राजस्व विभाग और रेलवे विभाग का संयुक्त सीमांकन होगा, वो कराया जाना चाहिए। और अगर कहीं पर किसी को अगर अतिक्रमण के चलते हटाया जाता है तो उसको हटाना बाद में चाहिए। दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर नारसन के पास जिस जगह पर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार डिवाइडर की रेलिंग से टकराई थी, वहां पहले ही हादसे हो चुके हैं। तो इस मामले में सामने आया है कि यहां हाईवे की चौड़ाई करीबन 8 फीट तक कम है, जिसके चलते लोगों को अक्सर ये भ्रम होता है कि आगे सड़क है, इस वजह से हादसे होते हैं। इस पॉइंट पर पूर्व में 10 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। तो वहीं घटनास्थल पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह और एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने भी जांच की है। साथ ही एनएच के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर उनसे समाधान की चर्चा की है। हम आज सुबह यहाँ अपने स्कूल में पेपर देने आए थे जी, विद्या विकास में जो स्कूल हमारा यहीं पास में ही। उस टाइम यहाँ कार थी, वो जो फायर ब्रिगेड वाले थे और पुलिस वाले थे, उसको यहाँ से ले गए थे जी गुरुकुल चौकी में ही पास में ही। उस टाइम जो उसमें थोड़ा आग लग रही थी जी गाड़ी में, उन्होंने बुझाया, उस गाड़ी को ले गए थे जी। किस समय की ये घटना है? लगभग 5:30 बजे घटना बताई। जो मैं स्थानीय निवासी हूँ यहाँ का, वो जो टर्न है वहाँ पे 3 लेन के। ऋषभ पंत से मिलने के लिए डीडीसीए सदस्य श्याम सुंदर शर्मा मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत की हालत में पहले से सुधार हुआ है। इसके बावजूद ऋषभ पंत को शिफ्ट करने को लेकर क्या करना है, कैसे करना है, इन सारी बातों को अब बीसीसीआई तय करेगा। उन्होंने कहा है कि ऋषभ पंत के इलाज को लेकर बीसीसीआई की टीम लगातार मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों से संपर्क में है। तो कल से जब से एक्सीडेंट हुआ है, हमारे प्रेसिडेंट रोहन जेटली कंटिन्यूस टच में थे, मेडिकल टीम के भी और फैमिली के भी। तो उनका यही कहना था कि एक बार जाके फैमिली से मिल के आओ, देख के आओ क्या सिचुएशन है एंड हाउ इज ही डूइंग, रिकवरिंग और व्हाट। सर तो वही देखने के लिए आया। क्या सिचुएशन है? ठीक है, अच्छा है, स्माइल कर रहा है, कॉन्फिडेंट है। साल के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के प्रदेश समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी सरकार पर बजट की बंदरबाट करने का आरोप लगाया और कहा कि नवगठित सरकार ने बजट सत्र में लंबा चौड़ा बजट पास किया, लेकिन आंकड़ों पर नजर डालें तो 9 महीने बीत जाने के बावजूद भी कई विभाग में बजट खर्च करने
की नौबत ही नहीं आई, वो फिसड्डी साबित हुए। ऐसे में हमें अंदेशा है कि अब आगे के 3 महीने में बजट का बंदरबाट हो जाएगा। देखिए, राज्य की सरकार जिस ढंग से बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लोगों को झूठ परोस रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, और उसके अलावा राज्य की जनता की जो गाढ़ी कमाई है उससे टैक्स वसूल करके राज्य पर बाजार से कर्ज लेकर के कर्ज का बोझ लाद करके, और उसके बाद जो पहला बजट राज्य सरकार ने पेश किया उसमें उन्होंने 63,173 करोड़ का बजट था। उसमें आप अगर उसको बाइफरकेशन देखेंगे तो जो सरकार चलाने के लिए मद थी बजट का 80 से 84%, 51,185 करोड़ रुपए वो तनख्वाह से लेकर के और गाड़ी घोड़े ठाट बाट ऐसो आराम में खर्च होगा, और जो विकास के काम है उस पर करीबन 11,000 कुछ करोड़ खर्च होगा। और उस 11,000 कुछ करोड़ जो विभागों को जब आवंटित किया गया तो आपको जान करके आश्चर्य होगा कि राज्य की आधी आबादी जो महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग है उसका 56 करोड़ के बजट में से आज तक 9 महीनों में 1 रुपए खर्च नहीं होता है। जो सिंचाई विभाग है वो 677 करोड़ में। हरिद्वार के पथरी में धनपुरा बस स्टैंड के पास चोरों ने देर रात एक एटीएम को तोड़ने का काम किया। जब चोर एटीएम को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए तो चोरों ने एटीएम की बैटरी ही चोरी कर ली। इसके साथ ही एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में सीसीटीवी कैमरा धनपुरा के बारात घर से बरामद हुआ है। सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद पाई गई है। G20 के लिए शहर को किस तरीके से सुंदर बनाया जा सके, इसके लिए आगरा नगर निगम के अधिकारियों के साथ नगर आयुक्त निखिल टीकाराम ने सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। नगर आयुक्त ने बताया कि G20 में आने वाले प्रतिनिधि यहां से अच्छी छवि लेकर वापस जाएं, यही हमारा प्रयास है। इसके लिए नगर निगम युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। देखिए, G20 का सम्मेलन होना है तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि आगरा को ये मौका मिला है, और प्रयास यही है कि जो शहर है उसमें एक उत्सव का माहौल बने, और एक सुंदर शहर कैसे निखर के आ सकता है वो हम लोग कैसे बना सकते हैं। इसीलिए आज समस्त अधिकारियों के साथ हम लोग रूट इंस्पेक्शन पे निकले हैं, और वॉर फुटिंग पे हमारा काम चल रहा है, और उम्मीद यही है कि जितने भी डेलीगेट्स फॉरेन से आएंगे वो आगरा की सुंदरता को देख के उनको प्रसन्नता होगी। सर, जिस तरीके से रेलवे ने भी अपने यहाँ तैयारियाँ की है, और कमिश्नर साहब अमित गुप्ता जी का भी कहना है कि चौराहों का, सड़कों का, बाल का पेंटिंग बना करके सौंदर्यीकरण किया जाएगा, तो नगर निगम कितना तैयार है इसको? हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे काम भी शुरू हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में आपको एक कायाकल्प इस पूरे रूट पे दिखाई देगा। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और आगरा एक मिसाल पूरे देश में क्रिएट करे कि किस प्रकार से G20 कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियां की जाती है, और उसको करके दिखाएं। आगरा के सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। G20 को देखते हुए निगम तेजी से काम कर रहा है, तो अहम तस्वीरें निगम की तरफ से सामने लाने की कोशिश होगी ताकि जो प्रतिनिधि हैं वो यहां से अच्छी छवि लेकर जाएं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।